धुरिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक 5 BLM, श्री विजयनगर के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका। समाज के मुद्दों में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। तो आज के इस वीडियो में हम समाज के मुद्दों में महिलाओं की भूमिका की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम इस वीडियो में समाज के मुद्दों में महिलाओं की जो भूमिका है वह पारिवारिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता क्या रही है, शैक्षिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता क्या है, स्वास्थ्य योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता, प्रशासनिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता, आर्थिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता, राजनीतिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता कहाँ तक है, सांस्कृतिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता क्या रही है, धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता और निर्णय क्या रहा है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय के अंतर्गत क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में हम पारिवारिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता, शैक्षिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्तमान समाज में भारतीय स्त्रियों की सामाजिक मुद्दों से संबंधित योजना निर्माण एवं निर्णय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु यह जो प्रयास किए जा रहे हैं वह पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं। समाज में स्त्री को आदि शक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है और उसे गृह लक्ष्मी की उपाधि प्रदान की गई है, परंतु किसी योजना के निर्माण में उसकी निर्णय या भूमिका अहम नहीं मानी जाती, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है और पितृ सत्ता की अवधारणा यहाँ पाई जाती है, जहाँ शासन सत्ता का अधिकार और निर्णय लेने का जो अधिकार है वह पुरुष वर्ग को ही सौंपा गया है। स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना से संबंधित जो कार्य हैं वह उन्हें सौंपे गए हैं। यदि समाज में कोई निर्णय लिया जाता है तो दो प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। प्रथम, स्त्री से कोई सलाह या सहभागिता ली ही नहीं जाती है, क्योंकि आज भी पुरुष वर्ग जो घर गृहस्थी के महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाता है वह स्वयं ही लेता है। इसमें स्त्रियों की सहभागिता नहीं ली जाती। द्वितीय, उससे अगर सलाह ली भी जाती है तो भी उसको माना नहीं जाता, अर्थात पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय करने का जो अधिकार है पुरुष वर्ग के पास ही रहा है और स्त्रियों को इस संबंध में कोई उनकी राय नहीं ली जाती। अगर इस संबंध में महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय में अगर सलाह ली भी जाती है तो भी उनको माना
नहीं जाता। ऐसी स्थिति में पुरुष जो है वही अपना निर्णय अपने दृष्टिकोण से लेता है और अपने पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखता है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र में योजना निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन समिति में स्त्रियों की सहभागिता तो होती है, स्त्रियों की सहभागिता तो होती है, परंतु यहाँ भी दो प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। प्रथम यह कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। महिलाओं में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। दूसरी बात, स्त्रियों में अशिक्षा के कारण वह योजना निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका निभा नहीं सकती है। अतः स्त्रियों की सहभागिता के संदर्भ में योजना एवं निर्णय लेने की स्थितियों का जो वर्णन है वह निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया गया है। जैसे कि पारिवारिक योजना एवं निर्णय में नारी सहभागिता, इसी प्रकार शैक्षिक योजना में, स्वास्थ्य योजना में, प्रशासनिक योजना में, आर्थिक योजना में, राजनैतिक योजना में, धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता एवं निर्णय संबंधी योजना को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। फर्स्ट है पारिवारिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता क्या है। तो वर्तमान समय में परिवारों का स्वरूप आज आधुनिक हो गया है, फिर भी स्त्रियों की पारिवारिक योजना एवं निर्माण में भूमिका और निर्णय लेने संबंधी जो अधिकार हैं वह नगण्य रूप में ही पाए गए हैं। आज भी समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। इस कारण स्त्रियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। विविध परिवारों का सर्वेक्षण करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ है कि स्त्री को पारिवारिक विकास इससे संबंधित योजना एवं निर्णय में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। अर्थात शासन शक्ति जो है वह पुरुष अपने हाथों में ही रखना चाहता है। द्वितीय, स्त्रियों में अशिक्षा के कारण वह योजना निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकती है। अंतिम जो निर्णय है वह घर के वयोवृद्ध व्यक्ति या स्त्री के पति की ही जो अंतिम निर्णय को माना जाता है। पारिवारिक योजना एवं निर्णय में नारी सहभागिता का विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है। अब हम पारिवारिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वह है कि वर्तमान समय में परिवारों में पुरुष वर्ग की प्रधानता देखने को मिलती है। अर्थात भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें परिवार में घर के मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति को या फिर पुरुष वर्ग के किसी व्यक्ति को माना जाता है। घर के महत्वपूर्ण निर्णय और योजना निर्माण करने का जो कार्य है इन्हीं पर होता है। महत्वपूर्ण मामलों में जो पारिवारिक संबंधी या बाहरी को निर्णय अगर लिया जाता है तो इसमें पुरुष वर्ग की ही चलती है। स्त्रियों की इसमें कोई सलाह नहीं ली जाती है। यही कारण है कि 50% स्त्रियों को परिवार में होने वाले कार्यों का कोई ज्ञान ही नहीं होता है।
अर्थात कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जो बाहरी भी हो सकते हैं और आंतरिक भी, इसमें स्त्रियों को 50% जो स्त्रियां हैं उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं हो पाती है कि कौन सा महत्वपूर्ण कार्य इस समय चल रहा है और इसमें क्या विचार विमर्श किया जाना है, क्या निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उनकी कोई सहभागिता नहीं देखी जाती है। यदि स्त्री कुछ कहने का प्रयत्न भी करती है तो पति के द्वारा अपनी शक्ति और प्रभुत्व के आधार पर उसे दबा दिया जाता है या चुप करवा दिया जाता है कि यह काम पुरुषों का है, तुम्हें अपनी दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ घर गृहस्थी बच्चे संभालो, बाकी काम हम देख लेंगे। यही कारण है कि आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन है पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है और घर गृहस्थी संभालने का जो कार्य है स्त्री वर्ग को सौंपा गया है। दूसरी बात, पारिवारिक विकास हेतु यदि पत्नी परिवार नियोजन पर अपनी सहमति प्रदान करती है तथा छोटा परिवार अगर वो चाहती है तो परिवार के अंदर उसे यह कहकर दबा दिया जाता है कि बड़े परिवार का समाज में दबदबा होता है, इसलिए उसे अधिक से अधिक संतानों को जन्म देना चाहिए। तो इस प्रकार पारिवारिक मामलों में स्त्रियों की राय और महत्वपूर्ण निर्णय को नहीं माना जाता, बल्कि पुरुष वर्ग हर महत्वपूर्ण मामले में अपना निर्णय ही सर्वोच्च मानते हैं और उसे परिवार में लागू भी करते हैं। तीसरी जो स्त्री निर्णय में भूमिका है, तीसरा पॉइंट है कि परिवार में यदि स्त्री कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करती है तो उसके पति, सास ससुर या अन्य परिजनों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। कहा जाता है कि लड़की के विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। इस प्रकार के अनेक तर्कों को प्रस्तुत कर कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा दिया जाता है और यहाँ फिर स्त्री अपने परिवार के सदस्यों या पति से दब जाती है और उनका खुलकर विरोध नहीं कर पाती है, क्योंकि वह कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में होती है। लेकिन पुरुष वर्ग की सत्ता कायम होने के कारण उसे अपने परिवार के, अपने पति के निर्णय को मानना पड़ता है और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार चौथा पॉइंट है कि कुछ परिवारों में पुत्र की चाहत में परिवार का आकार बढ़ाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 2 पुत्र होना आवश्यक मानते हैं। यदि स्त्री इस परिवार वृद्धि का विरोध करती भी है तो उसको विविध प्रकार के तर्क देकर समझा दिया जाता है और उसके निर्णय को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। यही कारण है कि संतानों में वृद्धि होती जाती है, परिवार का आकार बढ़ता जाता है, इससे घर का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। 5वें नंबर पे है परिवार में होने वाले प्रत्येक लैंगिक विभेद का जब स्त्री के द्वारा विरोध किया जाता है तो उसे धर्म की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के द्वारा उसे समझा दिया जाता है कि धर्मों में यह कहा गया है कि पत्नी के लिए पति ही स्वर्ग है, उसे उसकी हर इच्छा को मानना चाहिए और पति के चरणों में ही स्वर्ग पाया जाता है। तो इस प्रकार के तर्क देकर उसे चुप करवा दिया जाता है। वर्तमान भारतीय समाज में यह देखा जाता है कि जिन परिवारों में स्त्रियों
को योजना बनाने और निर्णय लेने में रखा जाता है वह परिवार अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस डर से स्त्री न तो पारिवारिक मामलों में कुछ बोलती है और न ही पुरुष वर्ग के द्वारा उसका सहयोग किया जाता है। अर्थात महत्वपूर्ण मामलों में पुरुषों की राय को ही सर्वोत्तम अच्छा माना जाता है और महिलाओं को इसमें कोई भी किसी भी तरह का निर्णय देने या सलाह देने का अधिकार नहीं माना गया है। अतः पुरुष वर्ग के द्वारा अपनी निरंकुशता का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार पारिवारिक मामलों और योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता की स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए वह नहीं है। कारण इसका पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण जो भारतीय नारी है उसकी महत्वपूर्ण मामलों में राय और निर्णय नहीं लिया जाता है और पुरुष वर्ग अपनी शासन सत्ता को बनाए रखने के लिए पारिवारिक और बाहरी जो निर्णय है वो अपने हाथों में ही रख लेते हैं। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वह है शैक्षिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता क्या है। शैक्षिक योजना एवं निर्णय में स्त्री सहभागिता की स्थिति क्या है। जैसा कि पारिवारिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता की स्थिति नगण्य है और उनकी महत्वपूर्ण मामलों में राय नहीं ली जाती है। तो अब हम देखते हैं शैक्षिक योजना एवं निर्णय में इनकी क्या सहभागिता की स्थिति रही है। तो शैक्षिक योजना की व्यवस्था स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक देखी जाती है। प्रशासनिक स्तर पर विविध प्रकार की समितियों में स्त्री जो है सदस्यों के रूप में होती हैं और उनका योजना निर्णय और मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका भी पाई जाती है। जैसे कि राज्य स्तर की शैक्षिक योजनाओं में स्त्री शिक्षा अधिकारी जो है योजना में भाग लेती है। यदि कोई स्त्री जिला शिक्षा अधिकारी है तो वह अपने निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करती है। वहीं स्थानीय स्तर पर स्त्रियों की जो सहभागिता होती है वह फिर निम्न की पाई जाती है। विश्व स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों में स्त्री योजना स्त्रियों की योजना एवं निर्माण और निर्णय सहभागिता को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है स्थानीय स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है जिसमें 50% स्त्रियां होती हैं जो कि विद्यालय के लिए योजना बनाने में सहभागिता प्रदान करती है। परंतु अनेक सामाजिक कुप्रथाओं के चलते कोई भी स्त्री विद्यालय प्रबंध समिति में भाग लेने में असमर्थ होती है तथा प्रधानाध्यापक को निर्णय संबंधी रजिस्टर पर केवल हस्ताक्षर करने के लिए उसके घर पर जाना पड़ता है और इसमें नारी की जागरूकता का अभाव इसका सबसे प्रमुख कारण रहा है। तो इस प्रकार स्थानीय स्तर पर और प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति का जो गठन किया जाता है जिसमें 50% महिलाओं का होना आवश्यक है और ये जो महिलाएं हैं महत्वपूर्ण योजना और निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन सामाजिक कुप्रथाओं के चलते इनकी भूमिका महिलाओं की इस मामले में नगण्य ही रहती है और प्रधानाध्यापक को केवल निर्णय संबंधी रजिस्टर में हस्ताक्षर के लिए ही उनके घर पर जाना पड़ता है। इसका जो मुख्य कारण है नारी जागरूकता का अभाव रहा है कि वह अपने महत्व को समझ नहीं पाती है और निर्णय निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा पाती है। दूसरा है विद्यालय स्तर पर शिक्षक अभिभावक संघ का भी गठन
किया जाता है। शिक्षक अभिभावक संघ का भी गठन किया जाता है, परंतु कोई भी स्त्री या बहुत कम स्त्रियां इस अभिभावक संघ की बैठक में भाग ले पाती हैं। तो अभिभावक संघ की बैठक में स्त्रियां कम ही पहुंच पाती हैं। पुरुष वर्ग द्वारा इन बैठकों में भाग जरूर लिया जाता है। वास्तविक रूप में स्त्रियों द्वारा न तो इन बैठकों में कोई योजना बनाई जाती है और न ही इनके निर्णय को स्वीकार किया जाता है। वास्तविक रूप में स्त्रियों द्वारा इन बैठकों में कोई योजना बनाई जाती है और न ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो इस स्तर पर जो नारी सहभागिता है उसकी स्थिति नगण्य ही रहती है। तीसरा पॉइंट, परिवार में यदि कोई स्त्री बालिका विद्यालय में नामांकन कराने के लिए अपने पति पर दबाव डालती है तो पति द्वारा आर्थिक और सामाजिक कारणों का तर्क देकर उसे चुप रहने पर विवश किया जाता है कि बालिका को पढ़ाकर करना ही क्या है, इसे तो घर गृहस्थी कार्य आने चाहिए, इसे एक दिन पराए घर में जाना है और बच्चों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजना चाहिए। यह कहकर एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को चुप करवा दिया जाता है। बालक बालिका को समान स्तर के विद्यालय में प्रवेश कराने पर भी स्त्री के विचार का कोई स्वागत नहीं किया जाता है। अतः पारिवारिक शैक्षिक योजना के निर्माण में भी स्त्रियों की जो भूमिका है वह नगण्य ही रहती है। अर्थात अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को समान शिक्षा दिलवाना चाहती है तो पति के द्वारा उसे सामाजिक तर्क देकर चुप करवा दिया जाता है कि बालिका को पढ़ाकर क्या करना, उसे तो घर गृहस्थी संबंधी कार्य आने चाहिए, उसे तो एक दिन पराए घर चला जाना है, तो उस पर व्यर्थ पैसा क्यों खर्च किया जाए। इस प्रकार पति के द्वारा अपने पत्नी के निर्णय को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो बालिका है शिक्षा से पिछड़ जाती है। 4 नंबर पे है कि यदि कोई स्त्री शिक्षा क्षेत्र के उच्च पदाधिकारी पद पर सुशोभित होती है तो उसको निर्णय संबंधी अधिकार प्राप्त होता है। तो उस स्थिति में वह अपने विवेक और अधिकारों का प्रयोग करके जिला या प्रदेश स्तरीय योजना का निर्माण कर सकती है और अपना निर्णय ले सकती है। तो इस प्रकार यदि कोई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अधिकारी पद पर आसीन हो जाती है और उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो अधिकार है वह फिर उसे मिल जाता है, तो इस स्थिति में वह अपने विवेक से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और जिला या प्रदेश स्तरीय योजना का निर्माण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 5 नंबर, समाज में समाजसेवी संस्थाओं या सामाजिक प्रतिष्ठान से संपन्न व्यक्तियों द्वारा कोई शैक्षिक योजना तैयार की जाती है तो उसमें स्त्रियों की सहभागिता नहीं ली जाती, उन्हें ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक शिक्षा योजना में स्त्रियों की सहभागिता का जो स्तर है वह भी नगण्य ही रहता है। तो इस प्रकार समाज के विभिन्न मुद्दों में महिलाओं की भूमिका के अंतर्गत आज हमने पारिवारिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता को स्पष्ट किया। दूसरी, शैक्षिक योजना और निर्णय में स्त्री सहभागिता क्या रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले आने वाले वीडियो में हम स्वास्थ्य योजना, प्रशासनिक योजना, आर्थिक योजना, राजनैतिक योजना, सांस्कृतिक योजना, धार्मिक योजना और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता और निर्णय संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।